ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की ये पोल स्ट्रैटेजी भी है और नरेंद्र मोदी इसको भुना भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये मालूम है पॉपुलैरिटी के लिहाज से सबसे बड़ा ब्रांड बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी ही है। ये और बात है, दूसरे बाकी नेता भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और ब्रांड है, वो है योगी का। योगी का ब्रांड भी चल रहा है, लेकिन योगी अपने भाषण में ये नहीं कह रहे हैं कि 294 पर योगी खड़े, क्योंकि सबसे बड़े ब्रांड कौन है? नरेंद्र मोदी। योगी उनको पुश दे रहे हैं, योगी उनको सप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी छक्का मार रहे हैं तो योगी भी कोई चौका नहीं मार रहे हैं, कहीं कहीं तो योगी अट्ठा मार दिए हैं, छक्का को भी क्रॉस कर गए हैं। कहिए कैसे? तृणमूल कांग्रेस की कई जगह रैली हुई और उसी के आसपास योगी की भी रैली प्लान थी। जैसे ही तृणमूल कांग्रेस में को देखने आए लोगों को यह पता चला कि योगी आदित्यनाथ की रैली थोड़ी दूरी पर है, तृणमूल कांग्रेस की रैली को छोड़ करके, उनकी सभाओं को छोड़ करके सारे मतदाता, सारे जो दर्शक थे, सारे जो वोटर थे, सारी जो आबादी थी, सबके सब योगी आदित्यनाथ की सभाओं में चले गए, भगदड़ मच गई। तो ये है ब्रांड वैल्यू योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए हैं, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी, बिहार में उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था, 70% से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। मतलब जिन जिन जगहों पर योगी गए थे उसमें से अधिकतर सीटों पे विजय मिली थी। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी योगी का जादू चला है? योगी का जादू एक तरफ है, लेकिन मोदी का जादू, मोदी के जादू पर सवाल भी हैं, मतलब काला टीका भी लोग लगा रहे हैं। जो डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं कि आप 294 सीट पर लड़े हैं, बीजेपी नहीं लड़ी है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो ये हार मोदी की हार होगी। अब सवाल है कि डेरिक ओब्रायन ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेरिक ओब्रायन को सेकंड पेज के मतदान पर पूरा भरोसा है। 124 सीट वो आई कर रहे हैं, 124 सीट उनको ऐसा लग रहा है कि यहां जो बम्पर वोटिंग है ये प्रो इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होगा। जो नेता कल परसों तक कह रहे थे कि सुपड़ा साफ होगा, हम 200 क्रॉस कर जाएंगे, आज थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं, आज थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि कोलकाता में, 24 परगना में और 72 कोलकाता में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, चाहे बारासात हो, दमदम हो और जो इलाके हैं, सब में जो होल्ड है वो तृणमूल कांग्रेस का है। इसी में से एक जगह जहांगीर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां अजय पाल शर्मा बारी काफी चर्चित हुए थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जहांगीर ऐसे जगह पर टीएमसी को अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो हिंदू बहुल इलाका है और जहांगीर को राइट हैंड मैन कहा जाता है। किसका? अभिषेक बैनर्जी का। अब ये जो सारी गतिविधि है, उनको लग रहा है कि फर्स्ट फेज में सही है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई पड़ रही है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि हम कम से कम 110 सीट जीतेंगे। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं 125 सीट जीतेंगे। लेकिन अगर आप गृह मंत्री की बात पर चलें, 110 है, अगर 110 ना भी गया, 90 सीट भी जीत गई तो बड़ा आंकड़ा है पहले फेज में ही। अब ये जो दूसरा फेज है, जिसमें पिछले चुनाव में सिर्फ 18 सीटें ले आ पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उस 18 की टैली को क्या 50 में कन्वर्ट कर पाएगी? अगर ये 50 सीट आती है तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट पेज में 90 और 110 के बीच में सीट आ जाए। मतलब ये जो सेकंड फेज है वो डिसिसिव फेज है, फर्स्ट फेज डिसिसिव नहीं था। फर्स्ट फेज ये था, बढ़त का था, बढ़त बनाने का था। जो पार्टी बढ़त बना लेगी वो थोड़ा मैच में आगे रहेगी। तो बढ़त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बकौल, अभी तो रिजल्ट आना है, लेकिन जिस तरह से लोगों का फीडबैक है उसके हिसाब से, और गृह मंत्री की बात को अगर उनके सीधे सीधे शब्दार्थ का मतलब लगा लिया जाए, सिर्फ फेस वैल्यू पर रीड करें, तो फर्ज कीजिए कि 110 सीट आ गई भारतीय जनता पार्टी को फर्स्ट पेज में, और सेकंड पेज में 18 की 18 रह गई। तो फिर परफॉर्मेंस क्या हुआ? गड़बड़ा गया और जो मैजिक फिगर है मेजॉरिटी का, उसके पीछे चली गई, तो फिर सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए 18 से उसको कम से कम 50 की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और इसको कहते हैं मोमेंटम बनाना।
फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी ने मोमेंटम बनाया है ताकि सेकंड फेज पर उसका कुछ रिपल इफेक्ट हो। और अगर रिपल इफेक्ट गिरते गिरते भी मान लीजिए 100 सीट हमको नहीं आए 142 में से, 90 सीट नहीं आए, 70 सीट नहीं आए, अगर हम 50 का भी आंकड़ा पार कर गए और इधर 100 हम क्रॉस कर गए तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो ये पोल स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, अग्रेसिव बैटिंग करना, मतलब लगातार छक्का चौका के लिए ट्राई करना। छक्का चौका लग ही जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रायल ये लगातार इनकी जारी रहती है। तो पहले फेज से ही इन्होंने मोमेंटम बना करके रखा और पहले फेज में क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने तरफ से इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हम 100 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं, 110 तक पहुंच रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ 40-42 सीट की जरूरत है, थोड़ा सा ताकत लगा दो हम जीत जाएंगे। अब ये अगर संदेश सेकंड फेज के मतदाताओं में चला गया कि आ तो रही है बीजेपी, हमारा वोट बेकार हो जाएगा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट को देने में, बेटर है कि बीजेपी को दे देते हैं साहब। योगी भी बोल रहे हैं कि 4 मई को सारे गुंडे टीएमसी के नाक पर रगड़ेंगे, मोदी भी कह रहे हैं कि देख लेंगे 4 मई के बाद, अमित शाह कह रहे हैं कि उनको उठा करके सबको बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। मामला कुछ गड़बड़ है साहब, चलो वोट कर दो भारतीय जनता पार्टी को। ये एक स्ट्रैटेजी है कि जो विनिंग पार्टी है जनता उसके तरफ मन बनाना शुरू कर दे, लेकिन उसमें एक लेकिन जुड़ा हुआ है और उसी लेकिन के बिना पर डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं। पहले खबर आई कि भद्रलोक की जो आबादी है वो पूरी की पूरी शिफ्ट कर गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पहले मन बना रही थी कांग्रेस को भी दे देंगे, लेफ्ट को भी दे देंगे, उनकी पुरानी भद्र लोगों की परंपरा है, लेकिन भद्र लोगों को लगा कि नहीं ये वोट बर्बाद हो जाएगा, तो पहले उनके मन में आया कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाया जाए। अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि उसमें थोड़ा डिवीजन हो गया। भद्रलोकों को डर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, फर्स्ट फेज में नहीं आ पाया और ये सिर्फ उनका गिमिक है, पोल गिमिक है, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो चलो रहते हैं ममता बनर्जी के साथ। ऐसी खबर है, ये पुख्ता नहीं है, लेकिन यह खबर है कि भद्रलोक में थोड़ा बहुत डिवीजन हुआ है और डिवीजन होने के आधार भी हैं क्योंकि इतने वर्षों से ममता बनर्जी सत्ता में हैं, उन्होंने पल्लवित किया है, पुष्पित किया है भद्रलोक की एक बहुत बड़ी आबादी को, उनको पाला है, पोसा है, वो लाभार्थी वर्ग भी हैं। तो वो उनको लग रहा है कि हमारा यहाँ पर लाभ खत्म हो जाएगा और उधर हम अगर नहीं गए तो उधर चले गए तो पता नहीं अगर हार गई तो क्या होगा, तो ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में वो भद्रलोक जो हैं वो थोड़ा ययोन तस्यों की स्थिति में हैं, मतलब इनडिसिसिव हैं। अब आज पता चल जाएगा कि वो कितने डिसिसिव रहे हैं, लेकिन 11 बजे जिस तरह से डेरिक ओब्रायन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, देना पड़ेगा उनको, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो भी असल में अपने वोटर को ही एड्रेस कर रहे हैं। उनको भी मालूम है जब मोमेंटम का खेल चल रहा है तो हमें मोमेंटम को बनाए रखना है, हमें भी पिछड़ना नहीं है। भले ही पूरी मीडिया जो नेशनल मीडिया है मोस्टली वो हो सकता है कि मोदी के पक्ष में खड़ी हो, लेकिन बंगाल की मीडिया ना, भी पिछली बार भी मीडिया मोदी के पक्ष में ही खड़ी थी, लेकिन रिजल्ट वही हुआ कि ट्रिपल डिजिट में बीजेपी नहीं पहुंच सकी। तो उनको लग रहा है कि नहीं 2021 हम दोहरा देंगे, तो मोमेंटम टीएमसी भी बनाए हुए है और इसीलिए वो आखिरी मोमेंटम दे रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री अगर हार गए, भाजपा हारी तो ये प्रधानमंत्री की हार होगी और किसी की हार नहीं होगी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। अब ये कहकर के वो अपने वोटर को मोमेंटम दे रहे हैं कि देख लो मोदी हारने जा रहा है और मोदी इस्तीफा दिलवाएंगे मोदी को। अब इस तरह की जो न्यारेबाजी हो रही है, बयानबाजी जो हुई है, उसका अब कोई लेना देना नहीं है। 6 कब के बज चुके हैं, वोट सील हो चुके हैं, 4 तारीख का इंतजार करते हैं। मोदी इस्तीफा देंगे, मोदी को इस्तीफा देने के लिए दबाव टीएमसी बनाएगी या उनके, अगर टीएमसी जीत गई तो मोदी को इस्तीफा देने के लिए क्या पूरे देश भर में यात्राएं निकलेगी, प्रभात फेरियां लगेंगी, मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। क्या टीएमसी ऐसा करने वाली है? और अगर टीएमसी हार गई तो फिर क्या होगा? योगी की बात सही होगी, गृह मंत्री की बात सही होगी या मोदी की बात सही होगी?
इंतजार करते हैं 4 तारीख तक का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।